वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वालेकुम सलाम। हाँ लंबा जी। अरसा हो गया। बहुत बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कहाँ हाँ है जी, हमारी डॉक्टर डॉक्टर साहिबा हमारी? बस देखते हैं वो कब आती हैं। क्योंकि अभी उनका मैसेज तो आ रहा था, शी शुड बी देयर। हाँ जी, उनका उस टाइम पूछ रही थी। देखते हैं क्या कहती हैं। वैसे ना सही है। हाँ जी, अब बस कुछ ही देर की बात है। हाँ, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम कैसी हैं हेलो हेलो आप? आपका खाना कहाँ है? हाँ, ये रहा, ये हेलो रही। हेलो मैं जरा सेटिंग कर रही हूँ सेटिंग। चले चले कर। ठीक है, सही है। हेलो हेलो मेरे बाल बहुत ही बिखरे हुए तो नहीं लग रहे? नहीं नहीं ठीक है। नहीं, असल मैंने में तो आज कस के छुट्टी वाला बांधे में दिन है सब। और बिस्तर गर्मी से है यहाँ निकल पे कि के बस। जल्दी जल्दी आपके प्रोग्राम के लिए थैंक यू। मैंने कहा जल्दी से जरा बालों में कंघा फेर लूं। हाँ, मैंने भी जल्दी में टाइम लगा रही थी क्योंकि काम के साथ साथ ना मैं था कि मैंने अपने बालों को देखा था। नहीं, ये तो बहुत बुरा लग रहा है, बस जल्दी से पोनी बना के मैं था बस साफ तो लगूं। और देखें मेरे पीछे तस्वीर देखें कौन सी लगी हुई है। नजर आना बहुत मुश्किल है। आपकी ये जो किताब की पीछे है? लगी है देखना पड़ेगा इसको। वाह, ये कहाँ की है? ये पता नहीं, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दी है। मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो लेकर आई थी पाकिस्तान से। और ये टोपी बुर्का पहना है इस औरत ने। अच्छा। और बहरहाल, तो अब आप सुनाएं, आप कैसे हैं? आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। क्या क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ? बस गर्मी, बस गर्मी ही चल रही है और कुछ नहीं। गर्मी और हब्स, हाँ, गर्मी हब्स, हमारे गर्मी हब्स, गर्मी हब्स, बस वही चल रहा है। हाँ, और आपके यहाँ तो सुना लोड शेडिंग भी बहुत है। तो बहुत ज़्यादा, हाँ जी, बहुत ज़्यादा सब लोगों हाँ का जी। हाल खराब है। और और अब बिजली के बिल भी बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो हर वक्त एसी भी नहीं चला सकते। हाँ बस फिर तो वाकई बहुत बुरी सूरत हाल है। हाँ, बहुत बिल्कुल। ज्यादा, बहुत ज्यादा। जी तस्नीम। जी, आज किससे बात शुरू करें इतने अरसे बाद? मेरा ख्याल है कि उसी मौजू से बात शुरू करें जो आजकल हॉट टॉपिक है, तागूत। मुझे तो हम्म, वैसे वो तो कई किस्म के हॉट टॉपिक है। अब ये सोचना पड़ेगा सेहत से रिलेटेड क्या चल रहा है। तागूत तागूत, दैट्स व्हाट आई ताबूत, सेड, हाँ जी, तागूत। वो बस जो मीम बन रही है। सबसे अच्छा मीम तभी तक वो था जिसमें वो अनारकली वाली मूवी नहीं, जिसमें सलीम और अनारकली साथ होते हैं और ऊपर लिखा हुआ उठो अनारकली, ताबूत का मतलब बताओ। वैसे दैट इज द लाइक, अच्छा, इसमें मतलब वो जो कुछ भी अपार्ट फ्रॉम the stupidity of the people, what they were doing, लेकिन उससे मैंने बहुत सारी चीज़ें जाके पढ़ी उस कॉन्टेक्स्ट में। और मुझे और कुछ मैंने सुनी भी, एक दो कुछ लोगों के मैंने यूट्यूब पे टॉक सुनी और फिर मुझे कुछ चीज़ें पता चली और फिर जाके मैंने पढ़ी। तो मुझे पता चला कि बहुत सी लॉजिकल फैलेसीज हैं जिनसे काम लेके लोग जो हैं वो विन विन डिबेट करते हैं, स्पेशली इस अच्छा। तरह की जगहों पे। ठीक है, तो जिस तरह वो साहब कर रहे थे, जो मेन क्वेश्चन था उसको इग्नोर करके
और वो हाँ वो मुसलसल उलझा रहे थे एक बिल्कुल। हाँ और जी। पर्सपेक्टिव कर रहे थे कि ओ बेटा तुम्हारा तुम्हारा नाम क्या है, ओ बेटा तुम्हारा ताबूत का मतलब क्या है. सो he was not coming to the main question what the girl इसलिए कि उनको asked. आना ही नहीं था ना, ठीक इसलिए है. कि उनको आना ही हाँ, नहीं था। तो ये और फिर जब वो डगर भी रही थी, एक बड़ी जो ये है, ये एक बड़ी प्रैक्टिस है जिससे आप अपने अपोनेंट को आप हारने पे या चुप करवाने पे आप बिल्कुल। मजबूर करते हैं. इसका हम अच्छा। थोड़ा सा अपने ऑडियंस को हम ये जरूर समझा सकते हैं कि अगर आइंदा अगर आप किसी डिबेट में फंसे तो आपको करना क्या चाहिए. और अगर हालांकि उस बच्ची ने बहुत हिम्मत दिखाई, उसने कहा मैं रिलीजियस उसमें नहीं जा रही हूँ, जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दें और आप से जो मैं कह रही हूँ वो करें. तो इसको अगर हम थोड़ा सा रोल प्ले करें, जैसे तस्नीम आप समझें कि आप वो साहब बन जाए. अरे बाप रे. नहीं, माफी. नहीं, मेरा मतलब है कि सिर्फ 2-3 डायलॉग्स करनी है. ठीक है. और मैं वो लड़की बन जाती हूँ तो मैं कहती हूँ देखें आपने ये कैसे कहा कि 95% औरतें जाहिल हैं. आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहिए. आपने ये परसेंटेज कहाँ से ली और आपको इसके बारे में अपोलोजाइज करना चाहिए. जी हाँ बेटा, असल में बात यह है कि आप खुद मेरी बात समझी नहीं है. जो मैं जिस एंगल से बात कर रहा था नहीं, वो आपने आप समझा ही नहीं. कहें, सबसे पहले आप कहें बेटा आपका नाम क्या है. तो चले बेटा आपका नाम क्या है. हाँ बहुत अच्छा नाम है, बड़ा अच्छा नाम है. आप मेरे नाम को छोड़ें, आप मुझे ये मेरे सवाल का जवाब दें. देखिए सवाल का जवाब तो मैं दूंगा, सवाल का जवाब तो मैं बिल्कुल दूंगा, मगर पहले मुझे आप ये बताएं जबकि जो मैं बातें कर रहा था वो आपको समझ में आई. ताऊद होता क्या है, आपको उसका मतलब पता है? आपको किसी ने बताया? आप बताएं कि जब सूरज की रोशनी समंदर में पड़ती है तो क्या उसकी स्पीड चेंज होती है? बिल्कुल होती होंगी, मैं उस पे नहीं आता, तो मैं अपनी बात पे हूँ. तो जैसे आप मेरे टॉपिक पे नहीं आ रहे ना, तो इसी तरह प्लीज आप भी मुझे घुमाने की कोशिश मत करें और मेरे सवाल का जवाब दें कि आपने मेरा घुमाना तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि मैं बहुत उम्र में आपसे बड़ा हूँ, मेरी मालूमात बहुत ज्यादा हैं. मैंने आपसे एक लफ्ज का मायने पूछा, आपको जो आपने सवाल पूछा वो तो एक कॉमन सेंस की बात है, वो तो कोई बच्चा ही बता देगा. इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा तो मैं नहीं बता पा रहा. मगर मतलब है आपके जहन में नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपको नहीं पता, तो इसका मतलब है हाँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाहिल नहीं हूँ, मगर ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाहिल हूँ. आपने चूंकि जवाब नहीं दिया उस सवाल का जो बहुत बेसिक सवाल है, जो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसका मतलब है कि आप जाहिल हैं. और इसी तरह से सारी खवातीन जिसको ये नहीं पता वो सब झोला में शामिल है. मैं आपके सवाल की तरफ आ ही नहीं रही. मुझे आपके सवाल का जवाब सेकेंडरी है, क्योंकि पहले आपने स्वीपिंग स्टेटमेंट दी है. मुझे आपकी स्वीपिंग स्टेटमेंट के मुतालिक आंसर चाहिए. आई वांट टू कम बैक ऑन द डिस्कशन. प्लीज डोंट टेक द डिस्कशन टू एनीवेयर. नहीं, आप मेरी बात समझ ही नहीं रही है ना. मसला ये है कि आप उसी कैटेगरी में आ जाती हैं जिस पे आप मुझसे माफ़ी मंगवा रही हैं, क्योंकि आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं. जब आप मेरी बात समझ ही नहीं रही हैं तो फिर मैं आपकी बात का जवाब और फिर माफ़ी तलाफ़ी कहाँ से आए, जब आप असल चीज़ें नहीं समझ रही. अच्छी तरह समझ गई नहीं समझ रही बेटा. खलील रहमान साहब आके कहेंगे इस लड़की को बाहर कर दो, ये क्या कह रही है. तो ये होता है जनाब हमारे टीवी पे. खलील रहमान कमर साहब, आपको ये अथॉरिटी किसने दी बाहर निकालने की? Who you are to tell me to कि इस लड़की को बाहर निकाल दो? मैं बाहर निकलते वक्त आपको साथ लेके जाऊंगी. और वैसे काफ कंगना बनाने वाले, काफ कंगना में आइटम सॉन्ग पेश करने वाले नाम किसका ले रहे? आइटम का. वाह 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 वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह. बिल्कुल. और इनके बारे में जब बहुत सारी डिटेल्स पढ़ी तो मालूम हुआ कि मौसूफ पता नहीं कहाँ से घूमते फिरते अब मजहब का चूरन बेचने लग गए हैं. ये भी नहीं, साथ में ये बिल्कुल जो फिल्म तो
आइटम नंबर से बिकेगी, ठीक है। अगर आप एक औरत को उसमें चोली पहना के नाचता हुआ नहीं दिखाएंगे और इर्द गिर्द सारे मर्द शराब पकड़ के नाच नहीं करेंगे तो फिल्म नहीं बिकेगी। अलबत्ता आपका चूरन जो है ना वो सिर्फ मजहब से बिकेगा। और फिर बाद में उन्हीं पैसे से लेकर आपने फिर अगले दिन गाड़ी भी खरीदनी है। अब इसकी एक बड़ी वायरल तस्वीर आई हुई थी जिसमें ये पता चला किसने कितने पैसे अपने इस तरह की बातें करके उसने क्या क्या किए, फिर बंदा भी कहते पंजाबी में एक मुहावरा है जिसका मैं आपको मतलब भी बता दूंगी, लेकिन बड़ा मजेदार है। चारों कंधा लिम्बड़ा, ठीक है। वो जो लेपना यानी पुराने जमाने में लेप किया करते थे ना, तो उसे पंजाबी में लिमड़ा कहते हैं, ठीक है। तो ये वो साहब हैं जो एक तरफ शोबिज लिमते हैं दूसरी तरफ जो है वो मजहब लेपते हैं, तीसरी तरफ कुछ और लेपते हैं, तो सबको खुश रखते हैं, सबको खुश रखते हैं और हमें पागल बना रहे हैं। और हमें अताब 95% औरतें इन्हें कहें कि किसी दिन काश ये 95% का जो वो सैंपल कह रहे थे ना कि मेरे पास 100 औरतों का सैंपल है, तो उन्हें कहना था कि जनाब मैं तो उस सैंपल में है ही नहीं और तस्नीम भी उस सैंपल में नहीं है और हमारे जैसी 4-5, सिर्फ मैं आपसे कह रही हूँ हमारे जैसी 5 उस सैंपल में डाल लें, ठीक है। तो फिर हम आपको बताते हैं और आपका जो सैंपल है हमें भी सैंपल देखना है। 100 मर्द एक जगह पे जमा कर लें रैंडम सोसाइटी से और 100 औरतें रैंडम सोसाइटी से जमा कर लें। सैंपल इस तरह होता है, इस तरह सैंपल नहीं होता कि आपने कोई अपनी ऐसे ही, ये तो वैसे उन्होंने छोड़ी थी कि मेरे पास 100 औरतों का सैंपल है, लेकिन हम रिसर्च करते हैं तायरा, हमें पता होता है कि रिसर्च कैसे होती है, सैंपलिंग कैसे की अब रिसर्च का एक नया सवाल आ गया है, तागूत का मतलब क्या है? बेटा डिक्शनरी खोलो और तागूत का मतलब देख लो, अरबी जुबान है, बहुत सारे मतलब मिल जाएंगे। और लाइक वी डोंट वांट टू आर्ग्यू ऑन दैट, लेकिन सैम्पलिंग साइज की जैसे आप बात कर रही थी, साइंस में भी हम लोग भी रिसर्च करते हैं और इसमें सैम्पलिंग साइज कैलकुलेट करने का एक बकायदा फॉर्मूला होता है। और जैसे हमारी अब अगर 25 करोड़ की आवाम है और इसमें से अब 12.5 करोड़ या 12 करोड़ औरतें होंगी, तो 12 करोड़ औरतों के मुतल्लिक अगर आपने बात करनी हो तो आपको सैम्पलिंग साइज जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और सैंपल नॉट ओनली फ्रॉम द डिफेंस बल्कि सैंपल फ्रॉम द चूचू की मलियां ऑल्सो, सैंपल फ्रॉम द बलूचिस्तान का गोट ऑल्सो, सैंपल फ्रॉम द जो सिंध की कोई भी अंदरून जगह, अर्बन जगह, रूरल जगह, गिलगित की जगह, एंड देन यू गेट द पॉपुलेशन सैंपल। एंड देन उस पॉपुलेशन सैंपल में के भी बायस को कम करने के लिए आपको उनका कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अब मेरी अपब्रिंगिंग एक और घर में है, आपकी अपब्रिंगिंग एक और घर में है, एनजी की अपब्रिंगिंग एक और घर में है, तो जो कंफाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं वो हर किसी के अलग-अलग हैं, ठीक है। और फिर उसमें आपको एजुकेशन, फिर क्लास बैकग्राउंड, आपको एम्प्लॉयमेंट, हर चीज उसमें कैटेगराइज होती है कि किस कैटेगरी में वो सैंपल आ रहा है। और फिर जो अपॉर्चुनिटीज यानी हो सकता है जो अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली वो मेरी फैमिली की बाकी लड़कियों को नहीं मिल सकी, जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिली वो आपकी खानदान की बाकी या पाकिस्तानी सोसाइटी की बाकी लड़कियों को नहीं मिल सकी। वी वर लकी और वी वर सम अदर एक्स फैक्टर का वजूद है जो कि सिर्फ हार्ड वर्क से या इंटेलिजेंस से कैलकुलेट नहीं होता, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, क्या हाउ टू रिड्यूस द बायस, हाउ सारी चीजें, तो इतना ये सारा कुछ 95% औरतों को जाहिल करार देना, इतना बल्कि मुझे गुस्से की बजाय मुझे हंसी आ रही है। मुझे भी हंसी आई, मुझे क्योंकि जाहिर है मैंने सोचा कि सही है। अब मैं बहुत कोई ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहती जो पकड़ा जाए और जिसके बाद वो मीडिया में वो मीम्स बनना शुरू हो जाए, लेकिन कभी हम मिलेंगे तो मैं जरूर कह दूंगी। लेकिन मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि व्हाट इज हियर, यहाँ क्या है, कैसे स्वीपिंग स्टेटमेंट। आप
कौन सी दुनिया में रह रहे हैं भाई। आपको पता है, मैं एक बात और करना चाहती थी जो शायद मैं लिखूं भी, कि इंटेलिजेंस जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे है, ये शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। वाई क्रोमोसोम इनर्ट है। इनर्ट का मतलब होता है कि उस पे जेंडर डिसाइड करने के अलावा और कुछ नहीं है। तो मर्द के पास एक एक्स क्रोमोसोम आता है जिसमें इंटेलिजेंस है, और औरत के पास 2 एक्स क्रोमोसोम आते हैं। इसलिए औरतें जो होती हैं वो ज्यादा मामला फहम और ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। तो ये तो बिल्कुल मतलब तस्दीक शुदा वो है। ये आपको साइंस प्रूव करके बताती है कि औरतों की जो, और इसीलिए आपको पता है अरब में एक ज़रबुल मिसल है कि अगर किसी, आप जिस लड़के से शादी करने जा रहे हैं लड़के से, उसके मामुओं को देखो, इसलिए कि उसके लड़के के पास वो एक्स क्रोमोसोम होगा जो उसकी माँ और नानी की या नाना की तरफ से आया है, तो वो मामुओं में भी वही होगा। तो अगर आप जिस लड़के से शादी करना चाह रहे हैं, आप उसके मामू को देखें कि उसकी वो क्या है। तो ये सिर्फ इसलिए कि उसके पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, वो एक एक्स क्रोमोसोम माँ की तरफ से आया है, और उसके पास जहानत आदि है, यानी एक क्रोमोसोम है तो जाहिर है। अच्छा, जहानत खाली जेनेटिक नहीं होती, एनवायरमेंटल भी होती है, सेल्फ लर्न भी होती है, बहुत इट्स अ लर्न प्रोसेस आल्सो। सो मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देती कि वो आदि है, लेकिन अगर आप जेनेटिक्स देखें तो जेनेटिक्स के हिसाब से औरतों के पास डबल एक्स है, तो इसलिए वो ज्यादा उनके पास ये मटेरियल जो है जेनेटिक्स का वो ज्यादा है। तो आप कैसे कह सकते हैं। और फिर ये है कि हमारे यहाँ पहले ही औरतों की जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में आपको पता ही है हमारा क्या हाल है। हम दुनिया में तकरीबन सबसे पीछे हैं, और उसके बावजूद जो है वो आप क्या बनाना चाहते हैं औरत को। अभी बल्कि मुझे किसी खातून ने एक स्क्रीनशॉट भेजा है, किसी डिस्कशन में किसी मर्द ने लिखा हुआ है कि औरतों को चाहिए कि इंसान की बच्चियां बने और बीवी बनकर रहना सीखें, और हमारा एहसान है कि हम उन्हें घर देते हैं और हम उन्हें पालते हैं। हमारा एहसान है कि हमारे घर देते हैं और पालते हैं, और अगर हमने तुमसे शादी करना छोड़ दी तो तुम्हें कौन दुल्हन बनाकर लेकर जाएगा घर। ओ भाई और ये वही लड़के जो फिर रोना भी शुरू करते हैं कि मुझे कोई लड़की नहीं मिल रही, मुझे कोई लड़की नहीं मिल रही। भाई आपने कह दिया है कि आप हम पे एहसान कर रहे हैं, फिर हम करेंगे ना आपसे। आने वाला है जब सारी लड़कियां जो अक्लमंद हो जाएंगी वो कहेंगी बस के सबसे पहले तो अपना घर बनाएंगे। काफी समझे। चलें, अब आते कुछ सवालात हैं या नहीं जमा हुए हैं इंजी? इतने दिनों से नहीं मैम, उस तरह से उस्ताद से नहीं हुए। काफी 2-3 सवाल उस्ताद नहीं मिले उस्ताद के। अच्छा, वो बस मैं आपको एक प्रोग्राम के हवाले से बात करती चलूं कि आप चूंकि मौजूद नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ लोगों को जो बहुत सीरियस कंसल्ट, मैंने पहले भी ऐलान किया था, जो बहुत सीरियस कंसल्टेशन चाहते हैं, जिनके प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो मैं खाली यहाँ पे वो लोग नहीं समझते कि अब क्या किया जाए, या मैसेज में मैं नहीं जवाब दे सकती, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप एक नंबर मैंने दिया था, वो नंबर मेरे एक मैनेजर रन करते हैं, तो अगर आपने मेरी अपॉइंटमेंट लेनी है, इट्स अबाउट 20 to 25 मिनट्स 1-to-1 वीडियो टॉक, तो आप उस नंबर पे करें, और उसके बाद 2000 फीस थी, और आप उसके बाद मुझे सारी रिपोर्ट्स भेजें, जो रिपोर्ट्स वगैरह मैं पहले से लेके केस स्टडी करके तो आपको प्रॉपरली काउंसिल कर दूंगी। उसमें फिर काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया और हमने किया भी, जिससे पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि मैं वीडियो पे उन लोगों से बात करी थी और उन्हें मैंने बहुत तफसील से चीज़ें समझाई। तो इसी प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कोई ये ऑप्शन अवेल करना चाहे वो ये कर सकता है। फीस रखने का मकसद सिर्फ ये है
कि जो कोई बहुत सीरियस कैंडिडेट हो वो मुझसे बात करे। मेरे पास ना इतना टाइम है और ना ही इतनी एनर्जी है कि मैं इतनी लंबी बात जो है वो मैं इतने लोगों को ले सकूं। ऑब्वियसली मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं, जैसे अभी भी इस प्रोग्राम के बाद मैंने हॉस्पिटल जाना है और एक सर्जरी करनी है। तो एक तो बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि किताबें जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। लोग अभी भी मिसकैरेजेस के बारे में पूछते रहते हैं, लोग अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा वाला मिसकैरेज कौन सा है, किस वाले में बेबी का सैक मौजूद है और फीटल हार्ट मौजूद नहीं है, तो अब क्या किया जाए। तो उसमें मिसकैरेज के हवाले से मैं सिर्फ इतना चाहूँगी, मिसकैरेज वो होता है जिसमें बेबी की यानी थैली मौजूद होती है लेकिन उसमें बेबी का हार्ट नहीं होता। तो उसके लिए 2-3 ऑप्शंस हैं। पिछले ज़माने में ऑप्शन ये थी कि हम यानी खाली जिसे सफाई कहते हैं कि रहम की सफाई की जाती थी या डीएनसी या ईएनसी की जाती थी। ये पिछले ज़माने में जब दवाइयाँ इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन आजकल दवाइयाँ इतनी एडवांस हैं कि आप उन दवाइयों को अगर खिलाएं या वजाइना में रखें तो सफाई मुमकिन है। लेकिन उसके साथ फिर अगली बात वो यही है कि आपके साथ जो भी ऐसा कर रहा हो उसके साथ पास एक प्रॉपर अस्पताल होना चाहिए। उस डॉक्टर को पता होना चाहिए कि अगर कॉम्प्लिकेशन हो तो तब क्या करना है। उस डॉक्टर के पास ब्लड की फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर मेडिसिन से वो कंप्लीट सफाई नहीं होती तो बाज़ दफ़ा मेडिसिन यूज करवा के भी सफाई करनी पड़ती है क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है और ब्लीडिंग को रोकने का वाहिद तरीका इंस्ट्रूमेंटल सफाई ही है। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो क्योंकि जाहिर है लोग छोटी छोटी जगहों पे रहते हैं, कस्बों में, देहातों में, और वहाँ पे जब अल्ट्रासाउंड तो आजकल सबने रख लिया हुआ है और जब लोग जाते हैं और बताते हैं कि भाई ये अब थैली खाली है और उन्हें इलाज बताया जाता है तो सामने से जो पूछने वाला है उसको प्री रिक्विजिट्स सारी पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं हूँ, मेरा मिसकैरेज है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे किस अस्पताल में जाना है और मुझे किस डॉक्टर के हवाले अपने आप को करना है। ये एक चीज मैं बताना चाह रही थी। अच्छा डॉक्टर तायरा, मैं कुछ चीज़ें पूछना चाह रही थी आपसे। बहुत दफ़ा ज़ाहिर ने सवालात के जवाब जब दिए हैं तो न्यूट्रिशन या ग़िज़ाइयत पे आपने बहुत ज़्यादा बात भी की है। शायद लोगों को समझ में नहीं आता या फिर वो अभी उस स्टेज पे नहीं कि वो इसकी अहमियत को समझ सकें कि किसी भी बच्ची या इवन बच्चे के लिए ग़िज़ाइयत भरी जो भी ग़िज़ा है उसमें कौन कौन सी ग़िज़ाइयत, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि वो बहुत पैसे से आती हों। आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके आप नाम बता सकती हैं जो कि बिल्कुल एक गरीब आदमी भी ख़रीद सकता है, एक देहात में रहने वाले भी लोग ख़रीद सकते हैं, ताकि जो ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से हमारे यहाँ प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है, बच्चे की जो अफजाइश होती है उसमें प्रॉब्लम होती है, स्टंटेड बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं हमारे यहाँ, माँ का दूध क्यों नहीं उतर रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें जो हैं हम टच तो करते रहे हैं अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मगर मैं चाह रही थी कि आप इस पे ना ज़रा तफसील से रोशनी डालिए। देखिए, पालक और इससे जो मिलती जुलती सब्जियां हैं ये बहुत ज़्यादा खानी चाहिए, लेकिन जिस तरह हम उसे बहुत ज़्यादा ऑयल से भर देते हैं उस तरह से नहीं। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूँ कि प्रोटीन्स आपको ज़रूर खानी चाहिए, तो प्रोटीन्स के साथ फिर वही मसला है कि आजकल जो महंगाई का आलम है तो जो जाहिर है पॉसिबल नहीं है। दालें ज़रूर खानी चाहिए, सारी जो सब्जियां हैं वो सारी खानी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ग़िज़ाई किल्लत तो फिर भी रहती है। तो इसमें यह है कि ख़वातीन को क्योंकि माहवारी भी आती है और प्रेगनेंसीज भी होती हैं,
तो खून की जो लॉस है यानी ज़ाया होना है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बनना। तो उसमें यह है कि आयरन की गोलियां जो हैं वो औरतों को, फौलाद की गोलियां जो हैं वो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, उनको वो हमेशा अपने यानी एक किस्म की गज़ा समझ के खाना चाहिए। इसी तरह कैल्शियम है कि जाहिर है आपकी बोन्स जो हैं वो उनको कैल्शियम का एक रेगुलर इनटेक सप्लाई ज़रूर चाहिए, क्योंकि एक तो ये है कि बच्चा बनने में भी कैल्शियम इस्तेमाल होता है, फिर बोन्स की वियर एंड टियर भी है। तो हमारी ऐसी ग़िज़ाएँ ज़ाहिर है वो फिर अगेन बहुत महंगी हैं, दूध, चीज़, योगर्ट, अंडे वगैरह के सबको उस औरतों को उस हिसाब से नहीं मिलते कि जिनसे उनकी हड्डियाँ मजबूत हों। तो फिर वही बात है कि कैल्शियम की गोली विद विटामिन डी, क्योंकि हमारे यहाँ विटामिन डी की बहुत कमी है। ये समझना बिल्कुल गलत है कि सनी सूरज भरा हुआ है तो विटामिन डी, क्योंकि हम लोग कवर्ड बहुत होते हैं। विटामिन डी चेहरे की स्किन में जाना जिल्द में चाहिए, नहीं स्किन के बनता, अंदर। बिल्कुल। ये स्पेशली लिम्स या बॉडी की स्किन में बनता है। तो वो चूंकि एक्सपोज नहीं होता तो इसलिए विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे बेहतर ये है कि अगर जिस वक्त आप महीने का सौदा खरीदने जाएं तो आपके घर जितनी भी औरतें हैं आप उनके लिए एक गोली रोजाना के हिसाब से एक एक आयरन और एक एक कैल्शियम खरीद के ले आएं। यानी अगर आपके घर 2 अडल्ट औरतें हैं तो आप को महीने के सामान में, सौदा सलफ में आपको 60 गोलियां आयरन और 60 गोलियां फौलाद की ज़रूर होनी चाहिए। उससे ये होगा कि अगर आपकी खुराक थोड़ी सी इधर उधर भी रहती है, क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग न्यूट्रिशन की जब हम बात करेंगे तो न्यूट्रिशन का हसूल जो है वो लाइक मुझे अब समझ नहीं आता कि वो जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो महंगाई की सूरत हाल है और जो इनकम वो है और उसमें इतना बड़ा गैप आ गया है, वो लोग जिनके भी फैमिली 4, 5, 6 की है और वो उससे कैसे स्ट्रगल करते हैं, कैसे कोप अप करते हैं। तो इसलिए साथ में जो हम ये जो रिप्लेसमेंट्स होती हैं ये फिर रिप्लेसमेंट्स ज़रूर लेनी चाहिए। लेकिन वैसे अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है तो उसको जितना हमारा एक ये है, एक ख्याल ये है कि इसको बहुत ज़्यादा फ्रूट खाना चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है। बस आप बैलेंस्ड जो खुराक है वो खाएं कि जैसे सब्जी भी हो खुराक में, अगर कभी दाल है तो वो भी हो, गोश्त भी अगर खा लिया तो ठीक है, और फ्रूट भी एक आध, और दूध, दही, ये सारा कुछ। लेकिन वही बात है कि बैलेंस थोड़ा थोड़ा और सारे ग्रुप्स में से कुछ ना कुछ। लेकिन वही यानी आई एम वरीड अबाउट नाउ अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज थिंग्स। यही मैं सोच रही थी कि ग़िज़ाइयत के उसमें तो इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं, अब उन तक रसाई जो है एक मतवसत तबका भी और गरीब तबका तो बिल्कुल ही समझे कि इस हैसियत में मैं नहीं है एक और चीज भी कर ऐड करना चाहूंगी ग़िज़ाइयत के हवाले से। ये जो कराची में जो मिल्क बैंक का सिचुएशन हुआ है, क्योंकि जो उन्होंने ये जो मिल्क बैंक का फैसला दिया था, दैट टेक्निकली शुड हैव सॉल्व्ड दिस इशू, खासतौर पे जब आपके मैलनरिश्ड बच्चे हैं। क्योंकि अगर आपकी ग़िज़ाइयत के मसले में माँ को असर हो रहा है, तो खासतौर पे वो वाली माँ जिसने अभी बच्चा पैदा किया है, तो उसके पास तो वो दूध भी नहीं होगा कि वो अपने बच्चे को दे सके। सो मेरा ये था कि ये मिल्क बैंक जैसे आइडियाज अच्छे आइडियाज हैं जो इस मसले को हल कर सके, क्योंकि आपने ये भी देखा इस प्रेगनेंसी में सिर्फ माँ को असर नहीं पड़ा, उसको साथ साथ बच्चों को भी असर पड़ रहा है। मगर उसमें आपका रिलीजन आ जाता है ना, हमारे यहाँ एडुकेटेड मसला है ये। लेकिन मिल्क बैंक वाली जो बात है, मैं अभी थोड़ी सी यहाँ पे रिसर्च करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं इसमें लिखूंगी। हमारे यहाँ यानी स्पेशली गल्फ में और दुनिया भर में सर्वाइवल रेट 24 वीक्स के बाद अगर किसी का बच्चा पैदा होता है, यानी 6 महीने के बाद अगर किसी का बच्चा पैदा होता है तो वो बचा लिया जाता है। इमेजिन कि हमारे यहाँ अगर 500 ग्राम्स प्लस का बच्चा पैदा होता है
यानी 600 ग्राम का बच्चा है तो वो आराम से बच जाएगा। 600 ग्राम का मतलब पौना किलो भी नहीं है, पौना किलो 750 ग्राम्स है। और सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे लाइक मिल्क फॉर्मूला ही उन बच्चों को पिलाया जाता है। और मैंने फिर थोड़ा सा पूछा था अपने हॉस्पिटल में, तो वो कह रहे थे कि जी प्री टर्म बेबीज के लिए स्पेशल मिल्क फॉर्मूला आता है, जो कि यही एक्सट्रीम प्री टर्म बच्चे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो मिल्क बैंक वगैरह ऐसी कोई जाहिर है बहुत इस मामले में स्ट्रिक्टनेस जो भी है, लेकिन प्री टर्म बेबीज के लिए मिल्क है। तो मैं चूंकि पाकिस्तान की एक चीज सुन रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि जी जो बच्चे प्री टर्म पैदा होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होती है कि उन्हें दूसरा वाला मिल्क हजम नहीं होता और वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो उस बात ने मुझे इस बारे में तहकीक करने पे मजबूर किया कि मैं यहाँ पे पूछूं। तो चूंकि ये मामला जो है ये थोड़ा सा इसमें मजहबी चीजें भी हैं कि किसका दूध किसने पी लिया, और किसका दूध किसने पी लिया के अलावा एक और बात ये है जो शायद पर्सनल है, मेरी तो पर्सनल है, ठीक है, और मे बी यू डिसएग्री विद मी, बिकॉज जो ब्रेस्ट मिल्क है ये आपकी बॉडी फ्लूइड है, यानी मेरे अंदर से निकला हुआ एक पानी है, ठीक है। मे बी आई डोंट लाइक के मैं अपना ब्रेस्ट मिल्क किसी को दूं, किसी और बच्चे को, और मे बी आई डोंट लाइक के मेरा बच्चा किसी का ब्रेस्ट मिल्क पिए। अच्छा ताहिरा, यहाँ पे आई थिंक जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है वो स्टेट की आती है, हुकूमतों की आती है कि वो प्रोवाइड करें। जैसे आपने बताया कि फार्मूला मिल्क हैं, स्पेशल बेबीज के लिए स्पेशल फार्मूला मिल्क है, तो रादर देन कि आप मिल्क बैंक की तरफ जाएं, जो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल वो है। जाहिर है कि हमारे मजहब में रज़ाई बहन भाइयों का भी कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ दूध शरीक बहन भाई जो है वो, तो पूरी आप समझे कि किस कदर के गुंजरक किस्म का एक मसला पैदा हो जाएगा अगर आप मिल्क बैंक की तरफ जाएं। तो उसको तो हम मेरे ख्याल से इस पूरी बहस से निकाल ही दें। हाँ, स्टेट की जिम्मेदारी, स्टेट अपनी जिम्मेदारी उठाए, गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी उठाएं कि वो प्रोवाइड करें जो फार्मूला मिल्क है आसान उस पर, मतलब कम कीमत पे। यहाँ तो कीमतें बढ़ा बढ़ा के उन्होंने इसको भी नाकाबिले खरीद बना दिया है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं एक बात पे मुझे लाइक आई वाज वंडरिंग, आप पॉपुलेशन रेट पे बात क्यों नहीं करते? हम तो बहुत करते हैं हर वक्त। बात हो रही है, बस सुनने को वही थे यार। मैं तो हाथ जोड़ जोड़ के कहती हूँ लोगों से, हाथ जोड़ जोड़ के कि खुदा के वास्ते 6 बच्चे पैदा करने की बजाय और उनके लिए ब्रेस्ट मिल्क बैंक बनाने की बजाय व्हाई डोंट यू आप जड़ से, यानी जड़ वाली चीज को क्यों नहीं आप एड्रेस करते कि आप लोगों को मोटिवेट करें कि देखें प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा हैं कि दूध अवेलेबिलिटी जो है, अगर वो कॉस्ट है और वो स्टेट्स के बस से भी बाहर है और आपके भी बस से बाहर है, तो भाई खुदा के लिए 2 बच्चे पैदा करो ना, बस करो। देखो बच्चे, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए, बच्चे चाहिए किस लिए? माँ बाप बनने के लिए? अच्छा खिलौना भी चाहिए, दादा दादी को तो खिलौना चाहिए होता, खिलौना। मतलब एक इंसान को आप खिलौना समझते हैं? एक इंसान जिसकी ह्यूमन नीड्स हैं, जिसकी ह्यूमन नीड्स और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा हैं, और आपको नहीं पता कि वो इंसान के साथ इस दुनिया में लाने के बाद होगा क्या, और आप उसे प्रॉपरली केयर दे सकते हैं कि नहीं, आप उसे स्कूलिंग दे सकते हैं कि नहीं, आप उसे फूड दे सकते हैं कि नहीं, आप उसे इतनी गर्मी में ला के, अगर वो बच्चा ही कह दे। अच्छा, एक बड़ी मजेदार फिल्म है तस्लीम, आपने वो फिल्म जरूर देखनी है। वो मेरा ख्याल ये है कि वो पाकिस्तान में जो लोग बच्चे पैदा करने के शदाई हैं, वो फिल्म सबको देखनी चाहिए। मैंने वो फिल्म देखी तो मैं अश कर उठी। मैंने कहा नाम बताएं ना, नाम बताएं। उन्होंने बनाई है
नाम मैं इसलिए नहीं बता पा रही कि वो नाम उसका अरबिक में है। उसका नाम है, पता नहीं, मैं आपको बता दूंगी, कैफुल नाम और पता नहीं क्या। उसका नाम तागूत तो नहीं है ना? नहीं, वो एक जॉर्डेनियन डायरेक्टर ने बनाई है और उसमें यही एड्रेस किया गया है, बच्चे 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 बच्चे, कि वो एक छोटा सा बच्चा है और उसके घर इतना सा बच्चा है, वो कोई 8-9 साल का नजर आता है, लेकिन वो है शायद 10 साल का, और उसके बाद 8 बच्चे और हैं, और वो उन बच्चों के लिए मजदूरी करता है और अपने छोटे बहन भाइयों को साल वक्त उठा के संभालता है, और एक कमरे में वो लोग रहते हैं और पलंग पे बच्चे ही बच्चे हैं। और उसकी जो छोटी बहन है वो 8-9 साल की है, और उसके माँ बाप उसे अपने मालिक मकान को किराया कम करने के एवज में उससे उसकी शादी कर देते हैं। और वो इतना ज्यादा रोता है और वो अपने माँ बाप को कहता है कि उस लड़की का नाम मुझे याद है, सहर की शादी नहीं करनी, सहर की शादी नहीं करनी, बच्चा कह रहा है। और माँ बाप आप सहर को जबरदस्ती भेज देते हैं मालिक मकान के बड़े से, वो एक बड़ी उम्र का, वो बड़ी उम्र का नहीं मतलब 30-32 साल का आदमी है। तो वो लड़का सहर की शादी होने के गम में घर से भाग जाता है, ठीक है, और उसके बाद फिर वो कहीं और सरवाइव करता है। और ये एंड में, बहरहाल एंड में ये है कि वो जेल जा पहुंचता है, और वो जेल से एक एनजीओ है जो कि पूरे मुल्क से फोन पे प्रॉब्लम सुनती है और लोगों का वो, यानी उसको कुछ ना कुछ सॉल्व करना। तो वो जेल से उस एनजीओ को कॉल करता है और कहता है कि मैंने अपने माँ बाप पे मुकदमा करना है, और माँ बाप पे मुकदमा क्या करना है कि मुझे क्यों पैदा किया। और फिर वो मुकदमा चलता है और लाइक इट्स, मैं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे वो फिल्म देख के। और वो जेल इसलिए पहुंचता है कि जब वो वापस आता है तो उसे पता चलता है कि सहर जो 9-10 साल की थी उसे उसके हस्बैंड ने प्रेग्नेंट कर दिया था, और वो जब हॉस्पिटल पहुंची थी तो वो इतनी ज्यादा कमजोर और इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी कि वो मर गई थी। तो उसे वो ट्रॉमा इतना ज्यादा पहुंचता है क्योंकि उसे अपनी बहन से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। तो वो छुरी उठा के जाता है, कहता है मैं उस 10 साल का बच्चा, मैं उस मालिक मकान को नहीं छोड़ूंगा जिससे मेरी बहन को मार दिया। और वो जब उस पे हमला करने की कोशिश करता है तो वो पकड़ा जाता है और पुलिस पकड़ के ले जाती है, और वहां से वो मुकदमा करता है कि मुझे बताएं कि मेरे माँ बाप ने, और जज बकायदा कॉल करता है पेरेंट्स को, और वो फिर वो कहते हैं लो बच्चे तो पैदा करने ही होते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, आप बताएं कि हमें किस लिए पैदा किया। तो ये सवाल पूरी कौम को जो बच्चे पैदा करने के पीछे पड़ी हुई है अपने आप से पूछना चाहिए, क्या आपके पास वो सब कुछ है जो आज के दौर में एक इंसान को अपने मकाम तक लाने के लिए या उसे इस जिंदगी में जिंदा या सरवाइव करने के काबिल बनाने के लिए चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप 20, 22, 24 साल तक अपने बच्चे को देखें और उसे इस दुनिया में सरवाइव करने के काबिल बनाएं। तो क्या आपके पास इतना कुछ है कि 6 बच्चों को या 8 बच्चों को इस दुनिया में सरवाइव करने के काबिल बना सकें? और अगर नहीं है तो फिर आप उन बच्चों के मुजरिम। सही। इसलिए कि जो पेन है ना, पेन, ह्यूमन लाइफ जो इस दुनिया में आके, अच्छा फिर इस सवाल के जवाब में लोग कहेंगे हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, वो उन्हें चाहिए ना वो प्रोवाइड करें, उन्हें चाहिए ना वो ये प्रोवाइड करें। भाई आप समझ लेना कि हर हुकूमत ही, अमेरिका की हुकूमत हर किसी को हर कुछ प्रोवाइड नहीं करती। एजुकेशन भी मैट्रिक तक प्रोवाइड करती है, उसके बाद नहीं प्रोवाइड करती फ्री, और हेल्थ तो प्रोवाइड ही नहीं करती किसी को, इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, और महंगाई वहां भी आसमान को छू रही है। तो आप कहाँ की बात करते हैं जब अमेरिका में ये सारा कुछ
कुछ नहीं हो रहा, तो आप तो हैं ही गरीबुल गुरबा। और जिस हिसाब से आप अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं और ह्यूमन लाइफ्स को आप दुनिया में ला रहे हैं, आप नहीं समझते। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि डिलीवरी की फीस नहीं है, सिजेरियन की फीस नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन भी है जो लोग बहुत सारे कह रहे होते हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं किसी की पैदाइश का खर्चा बर्दाश्त करने के लिए, तो उस बच्चे की परवरिश के पैसे कहाँ से आएंगे? उस बच्चे को खाना कहाँ से मिलेगा? उस बच्चे को लिबास कहाँ से मिलेगा? उस बच्चे को स्कूल कहाँ से मिलेगा? उस बच्चे को कॉलेज कहाँ से मिलेगा? उस बच्चे को बेटर लिविंग कहाँ से मिलेगी? क्योंकि उस बच्चे का हक है बेटर लिविंग। बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है। दुनिया में आने वाले हर इंसान का हक है तालीम पे, सेहत पे, बेसिक लिविंग पे हर बंदे का इक्वल हक है। अगर हमारी स्टेट्स वो नहीं कर पाती और अगर हम कैपिटलिज्म में रह रहे हैं तो भाई अब रह रहे हैं, अब ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है। इसको आप अगर मगर चूके चुनाचे करके नहीं चेंज कर सकते। तो अगर आप चेंज कुछ नहीं कर सकते तो क्या चीज आप चेंज कर सकते हैं? अपने आप को। अपने आप को तो आप बता सकते हैं ना। मतलब मैं तो खवातीन पे भी हैरान हो जाती हूँ कि अभी मैंने एक खातून के जी 3 बेटियां हैं, तो मैंने अभी एक चौथा चांस जरूर लेना है। भाई चौथा आपके पास क्या प्रूफ है कि लड़का आएगा? और उस लड़के ने आके आपको कौन सा ताज पहनाना है जो पिछली लड़कियां नहीं पहना रही? अच्छा, जिनके 4 लड़के होते हैं फिर उनको लड़की की ख्वाहिश शुरू हो जाती है। लेकिन किसी मुझे पर ये बता दें किसी पर नहीं है। लड़के ने ऐसा कौन सा ताज पहनाना होता है जो अगर आप ट्रेडिशनल उससे तो निकल जाए कि लड़की ब्याह के चली जाएगी, लड़की गैरों की हो जाएगी, हमारे पास आजकल ऐसा कुछ नहीं है। और लड़कियां ही सपोर्ट कर रही हैं। और अच्छा, मुझे लोग कहते हैं मैं पाकिस्तानी औरत को मगरिब की औरत बनाना चाहती हूँ। अरे मैं तो पाकिस्तानी औरत को अरब की औरत की मिसाल देती हूँ। मगरिब तो बहुत दूर का है, पाकिस्तानी औरत तो अरब अजम की औरत के बराबर नहीं पहुंच सकती। यहाँ पे भी लड़कियां ब्याह के ससुराल में नहीं जाती, यहाँ पे भी वो ब्याह के अपने घर जाती हैं, जहाँ वो और लड़का 1-to-1 की बेस पे डिसाइड करते हैं कि व्हाट्स द प्रॉब्लम एंड हाउ वी विल सॉल्व इट। कोई गरीब हो या अमीर हो, लेकिन और चाहे 1 कमरे का घर हो या 2 कमरे का घर, लेकिन जिस तरह शादी वाले दिन लड़की रुखसत होती है उसी तरह लड़का रुखसत होता है। ये नहीं होता हाय हाय हमारा बेटा छोड़ के चला गया। और चाहे माँ बाप 10 बच्चे हों, माँ बाप फिर भी अपने घर में रहते हैं। वो 10 बच्चे ये जरूर करते हैं कि उन्हें विजिट करते रहते हैं, उनकी मुख्तलिफ चीजों की जिम्मेदारी लेते हैं। लड़कियां भी लेती हैं, लड़के भी लेते हैं। यहाँ मेरी बहुत सी कुलीग नर्सेज हैं जो अपने माँ बाप को पैसे भी देती हैं और वो कहती हैं कि हमारे हस्बैंड्स को बिल्कुल यानी ये तय है, हम शादी से पहले तय करते हैं कि मैं अपने माँ बाप को मैं इतने पैसे जो है वो महीने के दूंगी अपनी खुशी से, बिकॉज उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। और माँ बाप के मांगने की जरूरत भी नहीं आएगी। हम एक यानी फर्स्ट को जो भी सैलरी डे होता है हम खुद वो मनी ट्रांसफर करते हैं अपने पेरेंट्स को उनके अकाउंट में। उससे पेरेंट्स क्या होता है कि वो अपने घर में रहते हैं, फिर वो माँ बाप को मेड वगैरह का भी बंदोबस्त करके देते हैं। कोई बच्चा दवाइयों का खर्चा देख लेता है, कोई बच्चा मेड का खर्चा देख लेता है, कोई बच्चा उन्हें रोजाना ना से ही हफ्ते का विजिट करके आता है, कोई ग्रोसरी करके ले जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप एक घर में माँ बाप के एक घर में रह के आपस में एक दूसरे का सर फाड़ के और दिलों में नफरतें पाल के तभी आप एक आइडियल फैमिली बना सकते हैं। नो तो अरब की औरत पहले दिन से अपना घर अलहदा बनाती है। और आप ये मिसाल हम देते ही नहीं। और ये आप मिसाल हमारे यहाँ नर्सिंग कितना बुरा प्रोफेशन समझा जाता है। यहाँ
70-80% नर्सें रिप्लेस हो चुकी हैं, और इसे कहते हैं ओमनाइजेशन या सऊदाइजेशन। यानी जैसे पहले दूसरे मुल्कों से डॉक्टर्स और नर्सें बुलवाए जाते थे और टीचर्स बुलवाए जाते थे, क्योंकि इनकी अपनी पॉपुलेशन इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। कैन यू इमेजिन, टीचर्स 100% रिप्लेस हो चुके हैं। पूरे मुल्क की टीचर्स खवातीन और मर्द हजरात जो हैं वो इनके अपने हैं। अब इस वक्त कोई एक्सपैट मौजूद नहीं है। नर्सें पहले इंडियन थी, बांग्लादेशी थी, पाकिस्तानी थी, फिलिपिनो थी। 70% नर्सेज रिप्लेस होके ओमानी हो चुकी हैं। डॉक्टर्स बहुत ज्यादा रिप्लेस हो चुके हैं। किसी जमाने में जब मैं यहाँ 15 साल पहले आई थी तो ओमानी डॉक्टर्स थे, लेकिन इस तरह नहीं थे, और अब तो इतने ज्यादा हैं जिसकी हद नहीं। और गवर्नमेंट सबको स्कॉलरशिप दे के बाहर भेजती है, अमेरिका, कनाडा। औरतों को जाओ, पढ़ के आओ और आके अपना मुल्क संभालो। ठीक है, लड़कियां जाती हैं स्कॉलरशिप पे अमेरिका, कनाडा, और वहां पे यानी स्पेशलाइज करके वापस आके हम लोगों को रिप्लेस करते हैं। ये है पॉलिसी। और हमारे मुल्क में मौलवी गा गा के कहता है कुड़िया नु स्कूल नहीं भेजना, उथे डांस करती पई है, उथे कंजरी बनदी पई है। अच्छा, इसी तरह ना और मेरी जितना अरब की औरत डांस करती है, ओह माय गॉड, यहाँ डांस के बगैर कोई भी महफिल अधूरी है। जिसको डांस नहीं करना आता वो उसको हैरानी से पूछते हैं तुम्हें डांस नहीं करना आता। ये नहीं, मिसाल के तौर पे अगर कोई महफिल और मुझे कहेंगे तुम डांस करो और मैं कहती हूँ मुझे नहीं करना आता और मुझे वाकई नहीं करना आता, वो हैरत उन्हें होती है, तुम्हें ठुमका लगाना नहीं आता, मैं भी नहीं लगाना आता। और वो ऐसे, आपको पता है अरब डांस बहुत मशहूर है औरतों का। इनका एक कैरेक्टरिस्टिक किस्म का, एक खास किस्म का डांस होता है जिसमें उनकी हिप्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है और वो सबको करना आता है और वो सब करती है। तो आप मुझे बताएं कि ये कौन सा मुल्क है, ये कैसा यानी कि अरब वर्ल्ड का मुल्क है, और हम किस मुल्क में रहते हैं जिसमें वो कहते हैं जनाब हैं उथे कंजरी बनती पई है। मैं यानी खुड़ती रहती हूँ ये देख के कि मुझे आप कह रहे हैं मैं मगरिब की औरत बना रही हूँ, और भाई खुदा का नाम लो, मैं तो तुम लोगों को अरब की औरत के बराबर नहीं सोच सकती। हाउ ब्रिलियंट दिस औरत इज, और कितनी स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग है इस औरत की। और ईरान की औरत का भी यही हाल है। आपने देखा था एक औरत मरी थी, वो हिजाब पे तो सारी दुनिया बाहर निकल आई थी, और गवर्नमेंट ने उन्हें जरूर चादर पहनने पर मजबूर किया हुआ है, लेकिन कभी आप उन्हें अंदर से देखें तो आपको पता चले कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी वो स्ट्रॉन्ग है, फैशन और हर चीज में वो आगे हैं। यहाँ पे ईरानी डॉक्टर्स हैं, हम तो उनके सामने नौकरानियां लगते हैं। आपको आपस की बात बताएं, पाकिस्तानी इंडियन डॉक्टर्स और नर्सें जो है वो अरब और अजम की औरत के सामने गरीब गुरबा, ये है हमारा हाल। और मुझे मेरे पे इल्जाम ये देते हैं कि मैं मगरिब लेके जा रही हूँ। भाई मैं तो तुम लोगों को ये समुंदर नहीं पार करा सकती। चले आज सवालात तो है नहीं, तो हम अपनी आज बातचीत खत्म करते हैं। सवाल लोगों ने पूछे हैं, लोगों ने अच्छा, यहाँ से ज्यादा कमेंटरी ही है वैसे। ये ज्यादा एक है जो हमारे से रिलेटेड ज्यादा है। मेरी बेटी प्री मैच्योर पैदा हुई थी और वो प्री मैच्योर फॉर्मूला दूध पिलाया गया। मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, तो मेरी बेटी माशाल्लाह इसी पर पली और बहुत अच्छी सेहतमंद थी। अब इन्होंने आगे नहीं लिखा था सवाल कि क्या डीएनसी वो है बहुत डेंजरस प्रोसीजर है। तो उसमें ये है कि अगर डीएनसी कॉम्पिटेंट हैंड्स में हो तो बहुत आसान है, और अगर कॉम्पिटेंट हैंड्स में ना हो तो बहुत खतरनाक है। सही, ठीक है।
तो इसी तरह ये किसी ने कहा, शाह हुसैन ने लिखा हुआ है, हाय मैंने बात करनी है मंटो साहिबा से। ओ माय गॉड, कितने मैं तो कितने मंटो कितने मैंने मिला देते हैं। आई विश इट साउंड्स ट्रू। और है कुछ? चले बस, अब आई होप कि अगले हफ्ते तक लोग वापस समझ जाएंगे कि हम वापस अपना प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं, तो फिर सवालात आने शुरू हों और डॉक्टर पैरा की मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाएं, उनकी दिलचस्प बातें सुने, हिकायतें भी, शिकायतें भी और वजाहतें तो हम नहीं देते कभी भी, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं होती है, मगर ये कि हाँ, हिकायतें शिकायतें ज़रूर हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ये भी मैं बता देती हूँ अपने ऑडियंस को, एक सेकेंड। ठीक है जी, ठीक है मैम, हाफिज। अच्छा, मैं अपने ऑडियंस को बता देती हूँ, आज से हमारा ये शो फिर से हम जारी रखेंगे, ठीक है। आप हमें व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं 0333019472 पर। मैं ये नंबर फिर से दोहराती हूँ, 0333019472 पर आप हमें व्हाट्सएप करें। आप साथ में अपनी एज, आप अपने वेट और आप जितनी तफसील से आप अपने मेडिकल इशू का बता सकते हैं ज़रूर बताइए, लेकिन उसकी शर्त ये है कि उन डिटेल्स में ये जाहिर हो कि आपका इशू क्या है। डिटेल्स को मेंशन किए बगैर आप प्लीज हमें इस तरह अपने एंजियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड की तस्वीरें ना भेजें जब तक उसकी डिस्क्रिप्शन ना हो जिसमें हमें बताया गया हो कि आपको एक्चुअल इशू क्या है। साथ में आप हमें फेसबुक पर भी और ट्विटर, फेसबुक के अलावा आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और जो भी हम अपने एपिसोड्स हम यहाँ फेसबुक पे करते हैं, आप हमारे यूट्यूब पेज अक्स डिजिटल स्टूडियो पे आप जा सकते हैं और वहाँ पे आपको आज के एपिसोड के साथ साथ पिछले एपिसोड भी आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। थैंक यू जी, अगले हफ्ते मिलते हैं। अगले हफ्ते जी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।